इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मैन्योर्स और मैंने आपको एक स्टेट के बारे में बताया था विच इज फुल डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सा स्टेट है वो? सिक्किम। वेरी गुड, सिक्किम। सिक्किम। Sikkim. Sikkim is the state which is totally dependent upon Sikkim. Yes, totally dependent upon manures for the nutrients. वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। फर्टिलाइजर्स का नुकसान जो है वो भी मैंने आपको बताया था। बट अब फर्टिलाइजर्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज देयरफॉर सॉरी फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके का मतलब है ये एन जो है नाइट्रोजन के लिए है, पी जो है फॉस्फोरस के लिए है और के जो है वो पोटेशियम के लिए है। तो एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब आप सोचेंगे एन से तो नाइट्रोजन ठीक है, पी से तो फॉस्फोरस होता है, ये के से पोटेशियम क्यों होता है? तो के जो है इट इज़ यूज्ड इन ये जो आपके केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका सिंबल होता है, उसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो पहले क्या होता था, पहले ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रीक का, लैटिन का, उसका इस्तेमाल करके जो पोटेशियम है उसको के से डिनोट किया जाता है। सो ग्रीक लैंग्वेज में अब लैटिन में कुछ और बोला जाता है और उसी से इसका सिंबल जो है वो उठाया गया है। आयरन को फेरस बोला जाता है। फेरस, फेरस उसका सिंबल होता है Fe। गोल्ड जो है उसका Au होता है, सिल्वर का Ag होता है, ऐसे होता है। जी हिमांशु कुछ बोलना चाहते हो? So what is the full form of DAP? सॉरी? So what is the full form of DAP? DAP। So DAP. So it is one fertilizer. ओके, आई डू नॉट नो द फुल फॉर्म ऑफ DAP बट आई लेट यू नो, डू नॉट वरी। DAP फर्टिलाइजर, डाई अमोनियम फोस्फेट, या डाई अमोनियम फोस्फेट जो है इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DAP। इट इज़ द it is the highest, it is the largest usable fertilizers in the world। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है वो आपका DAP है। DAP का मतलब है डाई अमोनियम फोस्फेट। थैंक यू हिमांशु फॉर एडिंग दिस टू आवर क्लास। हिमांशु आपको एक टास्क दिया गया था, क्या आपको याद है? Yes, sir. आपने वो टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। So I will send after class, sir. हाँ, डू दैट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल अस फॉर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। चलिए, अब जो फर्टिलाइजर्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कोई बताए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? यस सर। हाँ मोहित बताइए, स्लो एंड लाउड। सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सर आपने बताया था कि उस समय एक सीड जो है उपजाया गया था खेती के लिए, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसके अलावा मैंने फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी बताया था आपको। हाँ सर। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हमने रैपिड प्रोडक्शन किया था। पहले क्या होता था, हम लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने अनाज के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री नया नया आज़ाद हुआ था। हम हमारा जो किसानी है वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था। अभी के जो किसान हैं और पहले वाले किसान हैं उनमें बहुत अंतर है। अभी के किसान रैपिड प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टूल्स। हम वही समझ रहे हैं कि कैसे कैसे वो जो प्रोडक्शन है वो रैपिड हो रहा है। तो उसी क्रम में आपको जो फर्टिलाइजर्स है उसके यूज़ के बारे में बताया जा रहा है। पहले फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, और जो अभी फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है इसलिए बम्पर प्रोडक्शन होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनकी हेल्प से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर लाया गया था और इंडिया जो है बिकेम इंडिपेंडेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन। और इंडिया अभी जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चौधरी सर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो अभी सर उत्पादक या निर्यातक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यस मोहित। सर इट्स ब्राजील ना।
ब्राज़ील, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट। मतलब इंडिया टॉप 5 में आता है, टॉप 2 या 3 में आता है, टॉप 5 में भी नहीं, टॉप 2 या 3 में भी आता है। और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है। कॉटन इंडस्ट्री में इंडिया नंबर 1 है। ब्राज़ील जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी ब्राज़ील बोल रहा हूँ, बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 है। चलिए वापस उस पे नहीं जाते हैं, हम भटकते नहीं हैं, वापस से इसी चीज़ पे आ जाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स क्या काम क्या है, उसका यूज़ क्या है? फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। मक्का, धान और गेहूं की खेती के लिए फर्टिलाइजर्स एक वरदान के रूप में साबित हुआ क्या कि पहले नहीं हो पाता था इतना प्रोडक्शन, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के बाद वी हैड अ बम्पर प्रोडक्शन। लेकिन फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि जो सॉइल है इट बिकेम लेस फर्टाइल, जो सॉइल है वो फर्टाइल हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट होने लगा। तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें ऑर्गेनिक मैन्योर की तरफ शिफ्ट कर होना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स की बजाय। उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, देयरफॉर दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी एज वेल। एंड फर्टिलाइजर्स को जो है अपना न्यूट्रिएंट जो अब आपकी सॉइल है उससे हमें प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो पंजाब स्टेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? पंजाब स्टेट में क्या है कि एक प्रॉब्लम आ रही है अभी, रियल जो टाइम सिचुएशन है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत शॉर्टेज हो रहा है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का। उसका रीज़न क्या हो सकता है? इट इज़ रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर ओनली। कैन एनीवन प्रेडिक्ट? यस मोहित। सर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। या एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने वहाँ की जो मिट्टी है उसको लेस फर्टाइल बना दिया है। और क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ग्राउंड वाटर जो है, पंजाब जो है एक ऐसा स्टेट है विच इज़ वेरी गुड, विच हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ फीडिंग इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर जो अनाज है, जो गेहूँ है, वो पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग बम्पर प्रोडक्शन करते हैं, और बम्पर प्रोडक्शन के लिए वो अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत श्रिंक होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है। और वहाँ पे जो आप देखिएगा कुछ सालों के अंदर, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वहाँ पे वाटर को लेके बहुत लड़ाइयाँ होने लगेंगी। अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वाटर को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है। ऑल दो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि मैन्योर यूज़ करने का एक फ़ायदा है, फर्टिलाइजर्स के अभी हमने नुकसान देखे हैं, नुकसान ज़्यादा है। इसका एक ही बम्पर जो है फ़ायदा है कि आपके बम्पर प्रोडक्शन करता है, लेकिन मैन्योर जो है उसका उसका 2-3 फ़ायदे हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इट हैज़ नो केमिकल्स। जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं दे आर नेचुरल एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे सॉइल की जो टेक्सचर है, सॉइल का टेक्सचर है, और उसके अंदर जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है। और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी वो इम्प्रूव कर देता है। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैन्योर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई शुड वी यूज मैन्योर्स इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसका आंसर आप अच्छे से आप शायद फ्रेम कर पाओ। ये आप क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज वाई शुड वी यूज मैन्योर इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन इन द चैट सेक्शन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से फ्रेम करना है, और कंपैरिजन किया जाता है इसका फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर्स का। इसका कंपैरिजन भी करेंगे हम। सबसे पहले अब बात करते हैं कि एक और तरीका है जिससे हम अपनी जो सॉइल है उसको
रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब उसकी जो फर्टाइल होने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू यू नो to become more fertile, and that is क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है कि क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आप सेम क्रॉप्स को एक साथ, मतलब हर सीजन में सेम क्रॉप्स को हर बार सेम क्रॉप्स को नहीं उगाएं. आप क्रॉप्स को रोटेट करके उगाएं, मतलब कि आपने इस साल जो है दूसरी क्रॉप बनाई है, उससे अगले साल जो है आप दूसरा क्रॉप बनाएंगे, तो ऐसे आप क्रॉप्स को रोटेट करते हैं. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in other. जो इंडिया के अंदर जो है पहले क्या होते थे, नॉर्थन इंडिया के अंदर फार्मर्स जो थे वो डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते थे. फलियां, जो आपकी फलियां होती है डिफरेंट टाइप की, उसको एक सीज़न में ग्रो करते थे और वीट को डिफरेंट सीज़न में ग्रो करते थे. उससे होता क्या था, उससे होता ये था कि आपकी जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा कम नहीं होते थे, वो बराबर बने रहते थे. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. इससे क्या हुआ कि आपके सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी जो परसेंटेज है वो मेंटेन रही. और इसके बाद क्या होता था, उससे आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल बना रहता है. फार्मर्स को अभी भी इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे ही जो है अपने फील्ड के अंदर ऐसे ही क्रॉप्स लगाइए जिससे आपकी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल ना हो, वो फर्टाइल रहे हमेशा. प्रीवियस क्लास में आपने राइजोमियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि ये जो क्या करता है, दीज आर प्रेजेंट इन नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेगमस प्लांट्स. ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है उसको फिक्स करने का काम करते हैं. आपको एक मैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ाऊंगा इन द अपकमिंग क्लासेस, इन विच हाउ नाइट्रोजन इज यू नो मेंटेन्ड इन द सॉइल. अभी हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं आपका फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर्स का. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू सो दैट यू कैन ऑल्सो सी व्हाट आर द different points of comparison between fertilizers and your manure. चलिए ये रहा. Okay, I had searched for question answers. Meanwhile, the PDF file is loading. You should read the points of comparison on page number 7. पेज नंबर 7 पे आप थोड़ा सा पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन देख सकते हैं. मेक श्योर आप सही टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें. सौरभ कुमार सिंह, आप थोड़ा सा लेट आ गए हैं, इसको मेक श्योर कीजिए कि आप जो है क्लास को सही टाइम पे लॉग इन करें. या सी दिस फर्टिलाइजर्स आर, जो आपने पढ़ा है वही सब इसमें है, बट इसमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. तो चलिए एक बार इसको भी रिविजन कर लेते हैं. ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दे आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और ये मैन मेड होते हैं. इनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं. दे आर वेरी गुड फॉर द सॉइल, मतलब ये क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं, नॉट गुड फॉर सॉइल. दे आर वेरी गुड फॉर द क्रॉप बट फॉर द सॉइल. वही मैन्योर क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है. ये केमिकल से फ्री रहता है, मतलब इसके अंदर जो केमिकल होते हैं विच आर दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं.
विच आर नॉट वेरी हार्श ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर वो इतने हार्श नहीं होते, सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं वो। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। प्लांट्स के जो बचे हुए हिस्से हैं, पत्तियां हैं, स्टेम है, ये सब इनसे जो बचे हुए चीज़ें हैं आपके जो उसको जब एनिमल कैटल डंग, जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है, उसके साथ जब उसको मिलाया जाता है तो वो फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है और सेफ रहता है। तो इसका यूज़ करके हम अपने क्रॉप के अंदर डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का एक फ़ायदा ये है कि फर्टिलाइजर्स जो है बम्पर प्रोडक्शन करते हैं और मैन्योर जो है वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, बट मैन्योर जो है वो सेफ रहते हैं फर्टिलाइजर्स के मुकाबले। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर है उसको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, वही मैन्योर जो है इसको फील्ड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, एक सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस जो है वो आपके मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स लाइक प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एनपीके। तो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, वो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें ज़्यादा रिच रहते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। वही मैन्योर जो हैं वो लेच रिच रहते हैं, लेस रिच रहते हैं आपके प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में। अब यहाँ पे दोनों के आप अलग अलग जो है फ़ायदे और नुकसान हैं। देखिए, मैन्योर यूज करने का एक फ़ायदा ये है, मैन्योर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो जितना भी आपका इनऑर्गेनिक का मतलब होता है इट इज़ मेड अप इन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस जो मिलते हैं दे आर ऑर्गेनिक एंड विच आर एंड द कंपोनेंट्स विच आर केमिकल्स, बेसिकली अदर केमिकल्स, दे आर इनऑर्गेनिक। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तब आप समझोगे कि ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से ओनली, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो चीज़ें बनती हैं उसको हम ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, C6H12O6, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्बन जो है उसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तब आपको इसका बीच का जो डिफरेंस है वो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऑर्गेनिक आर समहाउ नेचुरल, इनऑर्गेनिक आर नॉट नेचुरल, दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ऑल्दो ऑर्गेनिक भी केमिकल्स ही होते हैं बट दे आर सेफ, दे आर फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेस, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज नेचुरल। मोहित, अभी क्लियर है आपका डाउट? यस सर। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप मैन्योर यूज़ करोगे या फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे अपने फील्ड के अंदर? मैन्योर। सर मैं अच्छा चलिए ठीक है। आकाश रंजन बताइए कि मैन्योर यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? क्या सर? मैन्योर यूज़ करने के अपने फील्ड में क्या फ़ायदे हैं? सर हमारा जो सर खेत होगा वो अच्छे से सर फसल को उगाएगा सर। हिमांशु, क्या आपका नाम आकाश रंजन है? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मिस्टर आकाश रंजन। आकाश रंजन, ज़रा बताइए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर? हमने सभी डिस्कस किए हैं, आप सुन नहीं रहे हैं ठीक से शायद, ध्यान सर से आवाज सुनिए। इधर सर फंस फंस रही। चलिए कोई बात नहीं। हिमांशु, आप बताइए। सर ये हम लोग के खेत को मदद करेगा फसल को अच्छे उगाने के लिए सर। कैसे करेगा? मदद तो फर्टिलाइजर्स भी कर रहे हैं, मैन्योर क्यों यूज़ किया जाएगा? एडवांटेज क्या है मैन्योर यूज़ करने? सर जैसे कि हम लोग का घर का वेस्ट सब्जी ये सबका हो गया तो ये सर नेचुरली हुआ है सर। वो सर जो खाद आता है सर बाहर का फर्टिलाइजर सर वो सब उसमें केमिकल ज्यादा होता है, इसके कारण हम लोग का फसल थोड़ा मोड़ा केमिकली हो जाता है सर। अच्छा, मोहित आप बताइए कुछ इस बारे में।
what are the advantages सर of using manure? सर मैन्योर यूज करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे जो मेन फायदा है वो हम लोग का है कि जो जो हम लोग जो क्रॉप उगाएंगे वो एक तो पूरा शुद्ध रहेगा, मतलब केमिकल फ्री, और ग्राउंड वाटर भी मेंटेनेंस रहेगा। वेरी गुड। उसके साथ साथ जो फील्ड है उसमें हम लोग अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे तो फिर फील्ड की फर्टिलिटी एवं उसकी जो ग्राउंड वाटर मेंटेनेंस है वो सभी बराबर रहेंगे। अच्छा, अनुष्का, आप बताइए, हाउ विल यू what will you do to what will you do to maintain the fertility of your soil? क्या आप फर्टिलाइजर का यूज करोगे या फिर आप मैन्योर का यूज करोगे? सर मैन्योर का। क्यों? सर क्योंकि मैन्योर तो एक जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किए रहता है, ओके। और फसल के फर्टिलाइजर से फसल तो अच्छी होती है, बट जो सॉइल का जो क्या जो चलिए मैं बता देता हूँ। जो मैन्योर होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल का, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये सॉइल को जो पोरस बनाते हैं, मतलब सॉइल के अंदर जो है पोर्स बना देते हैं, उन पोर्स के ज़रिए जो एयर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसको वो बहुत इजीली हो जाता है। ये सॉइल के अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो कि फ्रेंडली है, जिनका नेचर जो किसान के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसको वो बढ़ा देते हैं। एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का जो टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव कर देते हैं। So these are certain advantages of using manure, and manure are suggested कि अगर आपको रैपिड प्रोडक्शन नहीं करना है, खुद के लिए प्रोडक्शन करना है, तो आप मैन्योर का यूज़ कर सकते हो। जो आप अपने आसपास जो रूफटॉप गार्डन बना सकते हो या अपनी बालकनी में गार्डन बना सकते हो, उसमें आप मैन्योर का यूज़ करो। छोटे छोटे एडिबल प्लांट्स लगाओ जिनको आप अच्छे से खुद ही खा सको। जैसे नींबू लगा सकते हो, धनिया पत्ता लगा सकते हो, पुदीना लगा सकते हो, मिर्च लगा सकते हो। इन सभी को लगा के आप क्या कर सकते हो, आप खुद के लिए जो शुद्ध जो है प्योर, जिसे हम कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो लेस हार्मफुल है आपके लिए, फूड आइटम्स, वो आप खुद ही ग्रो कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। चलिए लास्ट जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन, और ये प्रोबेबली हमारा सेकंड लास्ट नहीं, अभी बहुत जाना है। इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग भी तो होता है। अब हम बात करेंगे, चलिए हमने क्या किया है अभी तक, हम स्टेप्स वाइज समझ रहे हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद हमने उसके अंदर सीड डाले। सीड डालने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब हम उसके अंदर पानी डालेंगे। तो सॉइल के अंदर इरिगेट जब हम पानी डालते हैं सॉइल उस सीड को बनाने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। हम सभी को पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है, क्या कोई बताएगा? 20। सर 90%। 90% सर। 90% नहीं है, अप्रॉक्स 70% जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सच एज ब्लड एंड अदर लिक्विड्स। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो लगभग वाटर से बना हुआ है। वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है फंक्शंस उसको करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो काम करता है। जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर वाटर की कमी है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्लांट्स भी नहीं होंगे, वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत कम मिलेंगे। तो एग्जांपल मैं आपको थार डेजर्ट में आपको दे देता हूँ कि थार डेजर्ट में क्या है, उसकी उस जगह की लोकेशन ऐसी है, वहाँ पे डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब है वहाँ पे पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी है। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपके जो एनिमल्स है वो डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ना ही आपको रिच फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। प्लांट्स के अंदर करीब 90% पानी होता है। प्लांट जो है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी के साथ सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो है फर्टिलाइजर्स है या मिनरल्स है उनको क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर जो है वो सिर्फ जर्मिनेशन ऑफ स्पीड के लिए, जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जर्मिनेशन ऑफ स्पीड जो है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं होगा। उसको होने के लिए
जो है थोड़ा वेट कंडीशंस चाहिए होंगी। आपको क्या चाहिए होगा उसके होने के लिए, आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को होने के लिए, उस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए वाटर के अंदर वो डिसॉल्व होने चाहिए। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स। वाटर क्या करता है, जब गर्म हवा चलती है ना, गर्म या ठंडी हवा चलती है, उससे भी हमारे क्रॉप्स को बचा के रखता है। इसलिए हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको बरकरार रखें। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर वाटर की सप्लाई करते हैं। तो वाटर की सप्लाई करने को हम क्या बोलते हैं, वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, इट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। सो व्हाट इज इरिगेशन? Irrigation. इरिगेशन, दिस विल अंजलि और हम ज़रा बताइए कि व्हाट इज इरिगेशन। So the supply of water to crops at regular interval is called irrigation. यस, जो हम क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर की सप्लाई करते हैं, सो दैट इट्स मॉइस्चर रिमेन्स मेंटेन। तो जो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो प्लांट है हमारा ग्रो करता रहे, रूट से वो जो है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करता रहे, अपना खाना जो है प्रिपेयर करता रहे, इस सभी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। द टाइम टू टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, उसको डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप इंटरवल्स पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे डिफरेंट क्रॉप्स हैं तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से होती है। तो जो रेनी क्रॉप्स होती है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो विंटर में लगाई जाती है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। अब हमारे आसपास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हो सकते हैं? आपके आसपास सोर्सेज ऑफ क्या है, वाटर के सोर्सेज क्या हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक एक करके पूछता हूँ। सोफियान, आप देख रहे हैं, आप CISF कैंपस में ही रहते हैं, तो आपके आसपास बताइए सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सोफियान Yes, sir. बताइए, व्हाट आर द सोर्सेज The ऑफ वाटर question. अराउंड यू? Yes, sir. आपको जो वाटर मिलता है आपकी बिल्डिंग के अंदर, वो कहाँ से आता है? सर ये पंप हाउस। पंप हाउस कहाँ से पानी लेता है? सर जमीन से। वेरी गुड। तो ग्राउंड वाटर इज योर सोर्स ऑफ वाटर, राइट? विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल या सबमर्सिबल Yes, sir. पंप्स, दे क्या करते हैं, वो वाटर को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दे स्टोर दैट वाटर इनटू द बिग टैंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड, दैट आर मेड ऑन द रूफटॉप। हमारे घर में भी यही होता है। आप और कोई बताएगा जो इस ग्राउंड वाटर के अलावा किसी सोर्स ऑफ वाटर पे ऊपर डिपेंडेंट हो? आप में से कोई? सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिए। व्हाट आर द Rain सोर्सेज ऑफ water. वाटर अराउंड? सर Rain water. रेन वाटर, ओके। क्या अभी बारिश हो रही है रिसेंटली, पिछले 1 महीने से हुई है? नो सर। नहीं, तो फिर हम क्या कैसे कहें कि रेन वाटर अभी के लिए? मैंने पूछा अभी के लिए आपके पास कौन सा सोर्सेस ऑफ वाटर? वाटर ही है। देखिए, हमारे आसपास जो है वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, पॉन्ड्स होती हैं, लेक होती है, रिवर्स होती है, डैम्स होते हैं, कैनल्स होते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके सोर्सेज ऑफ वाटर हो सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ से थोड़े से दूर एक इंदरपुरी बैराज है ना? यस सर। इंदरपुरी बैराज कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? मतलब सर सोन नदी। वेरी गुड, सर सोन सोन नदी। नदी। सोन नदी जो है, इंदरपुर बैराज जो है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे? वाटर 3 साइड्स में डिवीजन हो रहा है उसका। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड भी एक कैनाल जा रही है, राइट साइड भी एक कैनाल जा रही है, और जो रिवर है वो तो आगे जा ही रही है ना? यस सर। तो ये क्या है? ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो जो वाटर जो है कैनाल्स के थ्रू कहाँ जाएगा? वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स तक जाएगा, और उन फील्ड्स तक वाटर जो है पहुँच पाएगा, और वहाँ पे किसान क्या कर सकते हैं, उस वाटर का यूज़ करके अपने सॉइल को के अंदर जो है मॉइस्चर को मेंटेन रखेंगे, और ताकि उनकी सॉइल जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो करें।
आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो थे, कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते थे इरिगेशन के, और कुछ अभी जो है न्यू मेथड्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, आप उन पिक्चर्स को देख के समझिए कैसे कैसे पहले कैसे होता था और अभी कैसे होता है। देखिए सबसे पहला था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले क्या होते थे, वेल्स जो है वो खोदे जाते थे। जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत लो हाइट पे, जो लो डेप्थ पे जो ग्राउंड वाटर वो अवेलेबल था, 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे। इससे कम जो है ग्राउंड वाटर नहीं था। अभी क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर 70 फीट पे है, 80 फीट पे है, 100 फीट पे है। दिल्ली में तो 200 फीट पे, 250 फीट पे है। पंजाब में और नीचे चला गया है। आपको पता है कैलिफोर्निया एक स्टेट है, कौन सी कंट्री के अंदर है? यूएसए। वेरी गुड, यूएसए के अंदर तो ग्राउंड वाटर फिनिश ही हो गया है। चलिए ग्राउंड वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, और इसको रिचार्ज करने का एक तरीका होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर को हम क्या करते हैं, नालियों में या उसमें वेस्ट कर देते हैं। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन सभी रेन वाटर को चैनलाइज करके उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए ताकि वो ग्राउंड में चला जाए, और ग्राउंड में जाने के बाद उसको वो भी हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। चलिए आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। The water available in the wells, lakes, and canals is lifted up by the method of different method in different regions. For taking it to the field, cattle or human labor is used in these method. तो क्या होते हैं कि देखिए डिफरेंट जो है रीजन्स में डिफरेंट तरीके से इरिगेशन होता है। देखिए ये पर्सन जो है ये वाटर को जो है वेल से निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस घड़ा। घड़ा नहीं है, ये टूल लग रहा है कोई। चलिए मान लेते हैं घड़ा ही है। घड़े की हेल्प से वाटर निकालते हैं, पानी भरते हैं इस घड़े के अंदर, इसको खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो देखिए आप कितना टाइम लगेगा इनको एक पूरे खेत को इरिगेट करने में। मोट पुली सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है मोट सिस्टम। इसके अंदर एक पुली लगा रहता है, इसको बोला जाता है पुली। उसका है एक चेन पंप है। एक चेन पंप देखिए, ये चेन पंप क्या करता है, ये चेन पंप जो वाटर को जो है उसको निकालता है, और एक ये जब ये पूरा व्हील रोटेट करता है तो वाटर को एक तरह से ये एक तरीके से निकालता है, और जब ये रोटेट करता है तो वाटर को पोर आउट कर देता है। और ये जो यहाँ से कैनल्स, ये छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू ये वाटर जो है आपके खेत तक पहुँचता है। उसके बाद है ढेकली सिस्टम। इस ढेकली सिस्टम में क्या होता है, आपका जो वाटर है उसको कुएं से एक्सट्रैक्ट करके बकेट्स के हेल्प से उसको आपके डिफरेंट उसमें खेत के अंदर पहुंचाया जाता है। एक है राहत सिस्टम। इस राहत सिस्टम में लीवर सिस्टम होता है, और इसमें ये आपका जो बैल है वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है, जिससे कि आपके लीवर है ये चलता रहता है, और वाटर जो है कुएं से निकलता रहता है और आपके खेतों तक पहुंचता रहता है। These are certain various methods which are used in for the irrigation purpose, which were used traditionally for the irrigation purpose. अभी के लिए क्या होता है, पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इन पंप्स को चलाने के लिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो हमारे अभी के ज़माने में जो हमारे डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हिमांशु, आपसे मैं एक और मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। आप किस मेथड से इरिगेशन करते हो अपने खेत के अंदर? सर वो मोटर वाले से। मोटर सिस्टम से। तो आप उसका अगर वीडियो बना के भेज सकते हैं तो वो भी बना दीजिएगा, ठीक है? सर मोटर चलते हुए। मोटर तो अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी कोई इरिगेशन नहीं कर रहे हो ना आप। यस सर। तो आप सर छोटा वाला जो हम्म, सर जो छोटा वाला मोटर है उससे सर सब्जी का खेती होता है, और बड़ा वाला से सर उधर गेहूं और धान का होता है सर। अच्छा, तो छोटा वाला भी आप यूज़ कर रहे हो? यस आप सर। तो आप उसका कोई वीडियो बना के आप हमें शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी ये समझने में आसानी रहे कि किस तरीके से जो है वो मॉडर्न तरीके से इरिगेशन सिस्टम चलता है, ठीक है? सर बट जो सर मोटर सर वो जमीन में सर उसको नहीं नहीं नहीं, फीड कर दिया गया। मोटर नहीं, मैम जस्ट आस्किंग कि वो पानी बाहर निकलते हुए कैसे पानी बाहर निकल रहा है और वो कैसे आपके पूरे खेत तक पहुंच रही है, आपको दिखाना। ओके सर। सो यू कैन डू दैट, राइट?
Okay, sir. Okay, so do that, and let's end today's class on this note. Before we end, I will take your attendance, and meanwhile I'll mark attendance. आपको जो वर्कशीट के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, so do not need to worry about that. चलिए क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं.